औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, इससे पहले जो लेक्चर नंबर फर्स्ट था वो मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। ठीक है, करिकुलम जो है ये एक लैटिन वर्ड है जो कि करीरी से निकला है और इसका मतलब है रनवे और पाथ। मैंने आप लोग को बताया था कि जिस तरह हम अपने गोल सेट करते हैं और उसको पहुंचने के लिए स्पेसिफिकली जो हम एक रास्ता इख्तियार करते हैं, एक रास्ते पर जाते हैं। जी एनीवन प्लीज, आवाज़ पहुंच रही है? हेलो? जी आवाज़ मेरी पहुंच रही है हबीबुर रहमान साहब, उस्मान अली? अस्सलाम जी वालेकुम। हाँ सर, पहुंच रही आपकी। है, कैरी ऑन ओके प्लीज, ओके पहुंच ओके। रही है आवाज। ओके जी ओके। तो मैंने आप लोग को कहा था कि करिकुलम जो है एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, करेरे से। करेरे का मतलब है रनवे और पाथ। रनवे और पाथ का मतलब यही है, एक रास्ता। मतलब अपना एक गोल जब हम सेट करते हैं और उसी रास्ते पर हम जाते हैं और एक गोल को अचीव करने के लिए जो हमारे पास जो स्ट्रगल होती है, जो एक्टिविटीज हम करते हैं, तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू करिकुलम। ठीक है, तो मैंने आप लोग को ये थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करता हूँ। जो मेरे प्रीवियस जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया हुआ है, तो वो भी थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा। आगे मैं थोड़ा क्विक जो है वो जा रहा हूँ। ठीक है, तो करिकुलम के मैंने बहुत सारी डिफिनीशन पढ़े थे, लेकिन जो कंक्लूड की थी मैंने, तो मैंने कहा था कि ऑल द एक्टिविटीज which are carried out inside and outside of the school which is supervised by the school, उसकी जो सुपरविजन होगी वो स्कूल ही करेगा। मतलब ऐसी एक्टिविटीज नहीं कि फॉर एग्जांपल एक घर में एक बंदा सोता है तो वो भी करिकुलम में आएगा, इस तरह नहीं होगा। करिकुलम में वो एक्टिविटीज आएंगे जो कि स्कूल सुपरवाइज करता है। फॉर एग्जांपल होमवर्क है, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट जो है उन स्टूडेंट्स को मिला है, या फॉर एग्जांपल जो ब्रेक होता है, या जो है गेम का जो पीरियड होता है स्कूल के अंदर, तो ये सारे हमारे पास करिकुलम के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो जेफ कर, हिल्डा टाबा, स्मिथ और इंसाइक्लोपीडिया ब्लॉन्स इंसाइक्लोपीडिया ने इसके अपने अपने डिफिनीशन जो है वो दिए हैं। इसको हमने पहले क्लास में ये पढ़े हैं। ठीक है, एलिमेंट ऑफ करिकुलम चार है: ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन। ये दिए हैं मीड्स ने, MEADS, मीड्स। ठीक है, मीड्स का नाम जो है उसमें भी चार मतलब लेटर्स है, MEAD। और यहाँ पर एलिमेंट ऑफ करिकुलम जो है वो भी चार है: ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, पेडागोजी, इवैल्यूएशन। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन जो है वो भी चार है। वो है ऑब्जेक्टिव्स, और कंटेंट की जगह अगर हम करिकुलम लिख दे तो ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम, पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन, तो फिर ये जो है एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ा था कि तीन टाइप के हैं। एक है जनरल और यूनिट ऑब्जेक्टिव, दूसरे जो है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव है, और थर्ड जो है वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है। जनरल और यूनिट ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो कि एक प्रोग्राम, एक चैप्टर या एक यूनिट के इन होने तक एक बंदा जो है, इन होने पर एक बंदा जो है स्पेसिफिकली वो हासिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो जनरल और यूनिट ऑब्जेक्टिव है। स्पेसिफिक और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव वो है, इंस्ट्रक्शन मैंने आप लोगों को कहा था कि पर्पसफुल डायरेक्शन गिवन बाय अ टीचर। ठीक है, पर्पसफुल डायरेक्शन गिवन बाय अ टीचर। तो एक क्लास खत्म होने के बाद या एक टॉपिक के लिए स्पेसिफिक एक छोटी सी क्वेज खत्म होने के बाद जो ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करना चाहते हैं उसको हम स्पेसिफिक और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो कि एक बंदे की बिहेवियर में स्पेसिफिकली जो लर्निंग होती है वो एक बंदे की बिहेवियर में जब शो हो, तो दिस इज बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये कल हमने पढ़े थे। अच्छा, थोड़ा आगे जाते हैं। अच्छा, फिर कंटेंट जो सेकंड एलिमेंट है करिकुलम का, वो मैंने आप लोगों को पढ़ा था कि कंटेंट क्या है। दीज आर द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ अ कोर्स। ठीक है, और फिर इसमें हमारे पास नॉलेज आते हैं, स्किल्स आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, थीरीज आते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये कोर्स का एक हिस्सा होता है। नॉलेज जो है क्या है? इट इज स्किल्स, हैबिट्स एंड वैल्यूज एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन। ठीक है, फिर सब्सटेंटिव नॉलेज और सिंथेटिकल नॉलेज, ये भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था। सब्सटेंटिव नॉलेज वो होता है जो कि फैक्चुअल बेस्ड या फैक्ट बेस्ड या पिक्चुअल इंफॉर्मेशन को हम सब्सटेंटिव नॉलेज कहते हैं। सिंथेटिकल नॉलेज, सिंथेटिकल नॉलेज वो नॉलेज होता है जो कि थिंकिंग और थॉट प्रोसेस से आता है। तीन तरीके होते हैं कंटेंट सिलेक्शन के: एक जजमेंटल प्रोसीजर, एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर और एक एनालिटिकल प्रोसीजर। जजमेंटल प्रोसीजर में एक एक्सपर्ट जो होगा, एक डेवलपर जो होगा करिकुलम का, वही जो है उसको सेलेक्ट करेगा। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के जरिए एक्सपेरिमेंट होंगे स्पेसिफिकली, एनालिटिकल प्रोसीजर के जरिए एनालिसिस होगा, और उसके बाद जो सिलेक्शन होगी कंटेंट की वो होगी। ठीक है, मैं रिवीजन कर रहा हूँ और जल्दी पहुंच रहा हूँ अपने न्यू टॉपिक की तरफ। ठीक है, अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। कंटेंट हम किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं? स्कोप है, सीक्वेंस है, इंटीग्रेशन है। स्कोप में ब्रेथ और डेप्थ,
ठीक है, एक चीज में जितना अमाउंट है, कोर्स में जितना अमाउंट आ सकता है उसको हम स्कोप कहते हैं। ठीक है, ब्रेथ हम कहते हैं रेंज को, और डेप्थ हम कहते हैं अमाउंट को। ठीक है, सीक्वेंस में क्या था, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल एक करिकुलम हमने बनाना है, तो सेम क्लास के अंदर जो कोर्सेज के रिलेशन होते हैं उसको हम वर्टिकल, सॉरी माइक अपने जो है ऑफ रखिएगा प्लीज, माइक अपने ऑफ रखिएगा। आलिफ गुल साहब, आलिफ गुल जी साहब प्लीज योर माइक जो है अपना ऑफ कीजिएगा, आपका माइक ऑन है। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पेसिफिकली एक क्लासरूम के अंदर जब डिफरेंट कोर्सेज जो है उसकी रिलेशनशिप जब हम बनाते हैं तो उसको हमारा हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जिस तरह सिक्स क्लास है, सिक्स क्लास के अंदर जितने भी कोर्सेज है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, दिस इज हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। फिर है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो क्लास लेवल बेसिस पे हो रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल 6 7 8 9, इसी तरह के जो क्लासेस है। फॉर एग्जाम्पल हम इस्लामियात के लिए करिकुलम बना रहे हैं, तो 6 7 8 9 इसके जितने भी क्लासेस होंगे इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंटीग्रेशन मीन मर्जिंग। ठीक है, जो कंटेंट आपने सेलेक्ट किया है उसको आपने यहाँ पर मर्ज करने हैं। इंट्रा डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी का मतलब यही है, ये दो टाइप है इसके इंटीग्रेशन के। इंट्रा डिसिप्लिनरी मीन के within, enter within and enter between two and intra within। इंट्रा डिसिप्लिनरी मीन के एक फील्ड के फॉर एग्जांपल अपने कोर्सेज नहीं है, जिस तरह बायोटेक्नोलॉजी ने का एग्जांपल मैंने आप लोग को दिया था, उसके सच अपने फील्ड के सब्जेक्ट नहीं है। एक सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री से, एक सब्जेक्ट जो है बायो से, एक सब्जेक्ट जेनेटिक्स से सारे चीजें मिला के उनसे एक डिसिप्लिन बनाते हैं। ठीक है, इसे इट इज इंट्रा डिसिप्लिनरी। एक है इंटरडिसिप्लिनरी। फॉर एग्जांपल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अपने जो है कोर्सेज पूरे हैं। फॉर एग्जांपल बायो हो गया, या बायोलॉजिकल साइंसेज, या केमिस्ट्री हो गई, या मैथ्स हो गया, जिस तरह इसमें कैलकुलस है, स्टेटिस्टिक है। अच्छा सॉरी, और भी चीजें हैं, तो ये इंटर डिसिप्लिनरी है। ठीक है। अच्छा जी, फिर इवालुएशन की तरफ हम आए थे। फॉर्मेटिव इवालुएशन, समेटिव इवालुएशन एंड डायग्नोस्टिक इवालुएशन। ठीक है, फॉर्मेटिव इवालुएशन वो होती है जो कि हम स्पेसिफिकली ड्यूरिंग करते हैं, समेटिव लास्ट में करते हैं, और डायग्नोस्टिक स्टार्ट में करते हैं। जो हम वीकनेसेस और स्ट्रेंथ और डिफिशिएंसी जो है उसको अगर हम मालूम करना चाहें तो उसके लिए डायग्नोस्टिक इवालुएशन जो है होती है। इवालुएशन कहते हैं एक ऐसे प्रोसेस को, या जब हम डेटा कलेक्ट कर ले ऐसे प्रोसेस के लिए कि जिसके बेस पे हम डिसीजन ले, इसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन। और होती है स्पेसिफिकली टू चेक द वैल्यू, वर्थ एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट आर अ प्रोसेस। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम ये सलाम। इसमें क्वेश्चन मैंने करना था कि ये डायग्नोस्टिक का कोई कहते हैं कि स्टार्ट में डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन हो जाती है ना, कोई फिर जी कह जी रहे होते हैं कि मिड में करते हैं, तो जी जी इसका जी। जरा क्लियर कर देंगे। अच्छा, स्पेसिफिकली ज़्यादातर ये जो होता है ये डायग्नोस्टिक ही होता है, ये स्टार्ट में ही होता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा इलाज के लिए जाता है तो वो पहले क्या करता है, उसकी जो बीमारी होती है उसकी डायग्नोज होना ज़रूरी होती है। देन उसके बाद उसके लिए जो चीज़ें हैं वो फिर जो है अ, होती है। ठीक है, क्योंकि दरमियान में आ गया फिर तो वो फॉर्मेटिव बन गया। ठीक है, समझ लग गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अ, ठीक है, इसमें इस तरह ना कि जिस तरह डायग्नोस्टिक में आप कह सकते हैं कि आईसाइट का मसला है किसी बच्चे का, या इस जी तरह जी का कोई मेडिकल इशू हो गया, आप उसको भी जी, काउंट कर सकते हो। तो स्टार्ट में फिर हम बिल्कुल बिल्कुल देख लेते बिल्कुल हैं कि बच्चे को क्या बिल्कुल। मसला हो रहा ये है। देखो फॉर एग्जांपल जी हमें पता चला कि किसी बंदे को आई साइटनेस का मसला है, तो हम जी उसके लिए प्रॉपर हम उसको आगे बिठाते हैं, या उसके लिए जो है कुछ एनको का बंदोबस्त करते हैं, या अलग से उनके लिए जिसको हम जो प्रोग्राम लर्निंग होती है उसके जरिए हम उसको जो है इसके इनेबल बनाते हैं कि वो अपनी लर्निंग करे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो जी, पहले ही मुमकिन है। ठीक है। जिस तरह एक डॉक्टर उस मर्ज को डायग्नोज पहले करता है जी 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 और जी, सिम्टम्स देख के उस तरह फिर आप ले सकते हैं ना इस। बिल्कुल बिल्कुल, यही भी मैंने भी यही एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल जी जी। फर्स्ट एक डॉक्टर जो है वो डायग्नोस करेगा बीमारी को, देन उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, ओके जी। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेचर ऑफ करिकुलम। अच्छा, ये हमने पढ़ा था कि नहीं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेचर ऑफ करिकुलम है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेचर ऑफ करिकुलम जो है प्रोवाइड गाइडेंस फॉर स्टूडेंट। ठीक है, ये
स्टूडेंट के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि करिकुलम का काम ही यही है। आज से ये यहाँ से हमारा जो है वो नया टॉपिक है, इसलिए आई एम गोइंग थोड़ा स्लोली, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक और नेचर ऑफ करिकुलम जो है ये स्पेसिफिकली प्रोवाइड गाइडेंस पर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। टोटलिटी और सम ऑफ एक्सपीरियंसेस। 1 मिनट थोड़ा मैं पानी पी लूँ। अच्छा जी, ये जो है स्टूडेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। टोटलिटी और सम ऑफ एक्सपीरियंसेस, जितने भी एक्सपीरियंसेस स्कूल के अंदर होते हैं, तो ये इसका एक टोटलिटी है, इसका एक जो है प्लस है, कमुलेशन है, ठीक है। मिरर ऑफ एजुकेशनल ट्रेंड जितने भी एजुकेशनल ट्रेंड्स है और जो फ्यूचर है सॉरी, गला थोड़ा ख़राब है आज, ठीक है। तो मिरर ऑफ टोटल स्कूल एनवायरनमेंट एंड मिरर ऑफ एजुकेशनल ट्रेंड्स, ठीक है। मेरे ख्याल में ये चीज़ें हमने पढ़ी थी उसी क्लास में। थोड़ा आगे जाते हैं, ये वाला स्लाइड हमने कवर किया था पिछले लेक्चर में। अच्छा जी, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। करिकुलम के जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन कहते हैं एक पिलर को, कि कौन से वो बेसिक पिलर है जिस पे जो करिकुलम है वो खड़ा होता है। करिकुलम की जो बिल्डिंग है वो कौन से पिलर्स पे खड़े होते हैं, तो उसको हम फाउंडेशन कहते हैं। तो फाउंडेशन स्पेसिफिकली जो करिकुलम के हैं वो चार है। एक है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, दूसरा जो है वो है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, थर्ड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, और फोर्थ जो है वो हिस्टोरिकल फाउंडेशन है, ठीक है। अच्छा, फिलोसफी क्या होती है? फिलोसफी जो है स्पेसिफिकली डिटरमिन करती है द एम्स, द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, एंड द गोल्स। जो गोल्स, जो एम्स और जो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं वो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन से बनते हैं। फिलोसॉफी को अगर हम देखें तो इसके फर्दर फोर जो है वो टाइप्स है। एक है ऑन्टोलॉजी, एक है एपिस्टेमोलॉजी, एक है एक्सियोलॉजी, और एक है मेटाफिजिक्स, ठीक है। तो उन सब को जब हम पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल मेटाफिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द, सॉरी, एपिस्टेमोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ नॉलेज, कि थ्योरीज ऑफ नॉलेज जो है वो कौन से है, तो वो हम एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी उसी थ्योरी ऑफ नॉलेज की जो है वो बात होगी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में। फिर ऑन्टोलॉजी में स्टडी ऑफ रियलिटी, कि व्हाट इज एग्जिस्टेंस, स्टडी ऑफ रियलिटी, व्हाट इज एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्वेश्चन पूछा गया है भी है इसी इंटरव्यू में। मेटाफिजिक्स कहते हैं बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड, मतलब एक फिजिकल चीज एग्जिस्ट कर रही है, तो उसके पीछे कुछ को जो कुछ फोर्सेस है जो उसको चला रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ये दुनिया है, तो फिजिकल चीज तो फिजिकल जो हमें नजर आ रही है, पहाड़ है, जो है समंदर है, और बहुत ज्यादा चीजें हैं जो फिजिकल चीजें हैं, लेकिन इसको चलाने वाला, इसके पीछे कुछ फोर्सेस है, ठीक है। तो उसी फोर्सेस को स्टडी करना, इट इज समथिंग रिलेटेड टू मेटाफिजिक्स। जबकि ऑन्टोलॉजी जो है, इट इज द स्टडी ऑफ द रियलिटी, और इट इज द स्टडी ऑफ द एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। अच्छा, मेटाफिजिक्स जो है इट इज ब्रॉड, जबकि एंथोलॉजी जो है वो इतनी ब्रॉड नहीं है, वो नैरो है, ठीक है। ये भी इसमें एक डिफरेंस है। अच्छा, फिर हम आते हैं एक्सियोलॉजी की तरफ। एक्सियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज क्या होते हैं? एनी एक्सेप्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो एक्सेप्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर होते हैं उसको हम वैल्यूज कहते हैं, या वैल्यूज को हम सिंपली इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनीथिंग व्हिच गेट इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ समवन। कोई भी चीज जो कि किसी की जिंदगी में इंपॉर्टेंस रखती है उसको हम वैल्यूज कहते हैं, क्योंकि कोई चीज जब इंपॉर्टेंस रखती है तो हम उसको ज्यादा जो है प्रेफरेंस देते हैं, उसको हम ज्यादा अहमियत देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इन चार जो है ये बेसिक टाइप्स है फिलोसफी के। अच्छा, ये डिटरमिन करते हैं एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को। स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज हम किस में स्टडी करते हैं? एपिस्टेमोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, वर्थ विलनेस ऑफ नॉलेज, ठीक है, कि नॉलेज जो है वो कितना कीमती है, ये भी एपिस्टेमोलॉजी का ही पार्ट है, ठीक है। तो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन हमारे पास स्पेसिफिकली आप लोग इस तरह भी कह सकते हो कि ये हमारे पास ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स, ये फाइव जो एरियाज है ये फिलोसॉफिकल फाउंडेशन जो है वो कवर करती है, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो है हमारे पास साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है। तो इसमें तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन, ठीक है। जितनी भी लर्नर से रिलेटेड चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल लर्नर का मेंटल एज कितना है, लर्नर कौन से पोजीशन, कौन से लेवल पे खड़ा है,
लर्नर की जो इंटेलिजेंस मतलब क्वालिटीज है वो कितने हैं, लर्नर की IQ लेवल कितना है, ठीक है, या लर्नर जो है वो गॉड गिफ्टेड है या स्लो लर्नर है, ठीक है। तो ये हमें बताती है लर्नर, या लर्नर हमें बताती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, सिंपली कि जो एक लर्नर दूसरे लर्नर से डिफरेंट है in the term of physique, in the term of sociability, in the term of cognitivism, in the term of behaviorism, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो ये सारे हमारे पास आते हैं लर्निंग में। अच्छा, लर्निंग प्रोसेस में हमारे पास जो थीरीज है, जो थीरी स्पेसिफिकली आती है, जो जो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग आते हैं, वो हमारे पास लर्निंग प्रोसेस में आते हैं। इंशाल्लाह उसी थीरीज को हम कवर करेंगे हमारे जो इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन का चैप्टर होगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि टीचिंग और लर्निंग के कौन कौन सी थियरीज है। कुछ तो हमने कवर किए हुए भी है, लेकिन कुछ हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, लर्निंग सिचुएशन, लर्निंग सिचुएशन का मतलब यही है कि स्पेसिफिकली जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, एनवायरनमेंट क्या होता है, लर्नर और टीचर के अलावा, लर्नर और टीचर के अलावा जो भी चीज़ स्कूल के अंदर एग्जिस्ट करती है वो एनवायरनमेंट होता है। तो लर्निंग सिचुएशंस जो है, इनसे मुराद वही सिचुएशन है जो कि क्लासरूम के अंदर भी होता है, स्कूल के बाहर भी होता है। तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन का काम जो है वो इन 3 एरियाज से है, इनको फोकस कर रहा है, ठीक है। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन क्या है, ये स्पेसिफिकली रेफर करती है सोशियोलॉजी को, ठीक है। ये रिपर करती है कल्चर को, ये रिपर करती है सोसाइटी को। पहले हमने पढ़ा कि करिकुलम जो होगा इट शुड बी द मिरर ऑफ द सोसाइटी। जिस सोसाइटी के लिए हम ये बना रहे हैं, तो इन ही सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन टेबोस है, तो उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, ठीक है। हमने मस्ट उन चीज़ों को टॉप पे रखना है, देन उसके बाद जो चीज़ें है करिकुलम है वो उसको उसके नीचे ही रखना है, ठीक है। जो आइडियोलॉजी होगी कंट्री की उसको हमने ऊपर रखना है, और जो हमारा करिकुलम होगा वो उसको हमने नीचे रखना है। फिर कल्चर क्या है, कल्चर इज द मेन मेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी। इंसान अपने लिए कुछ तौर तरीके, कुछ अखलाकियात, कुछ जो है और भी नॉर्म्स वैल्यूज टेबोस बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कल्चर। सोशल चेंज पे बिलीव करता है, स्कूल रोल एंड सोसाइटी के, मतलब स्कूल को सोसाइटी के साथ किस तरह लिंक करना है और स्कूल का रोल सोसाइटी के अंदर क्या होगा, ये भी हमारे लिए डिटरमिन करता है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। अच्छा, हिस्टोरिकल फाउंडेशन में स्पेसिफिकली इस तरह होता है कि जो हिस्ट्रीज में चीज़ें हुई है, जिस तरह पॉलिसीज है जो चलती आ रही है 1947 के बाद, जो हमारी पॉलिसीज है जो आई है 1959, फिर 1970, 72, देन 78, देन उसके बाद जो है हमारे पास 1992, 98 एंड 2009 एंड अप टू नाउ जितने भी पॉलिसीज है। तो इसी पॉलिसीज को हम पढ़ते हैं, और जो जिस इसी पॉलिसी में जो ड्रॉबैक्स होते हैं या जो अच्छे पॉइंट्स होते हैं, तो उसको हम उठाते हैं और उसी को अपने एजुकेशन में जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, या उससे एक नया करिकुलम बनाते हैं, और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड करते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए हिस्टोरिकल फाउंडेशन जो है वो डिटरमिन करती है। तो ये पास्ट इवेंट एंड एक्सपीरियंस है जितने भी हो चुके होते हैं स्पेसिफिकली इन द ग्राउंड ऑफ द एजुकेशन, तो उसको यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? जी जी, यहाँ तक क्लियर है। ओके जी, ओके। अच्छा जी, करिकुलम डिज़ाइन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, करिकुलम डेवलपमेंट जो है उनके 3 पार्ट होंगे। एक होगा करिकुलम डिज़ाइन, दूसरा होगा करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, थर्ड जो होगा वो होगा करिकुलम इवालुएशन। इन तीनों चीज़ों को हम जो है कंबाइनली कहते हैं करिकुलम डेवलपमेंट। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि करिकुलम डेवलपमेंट किसे कहते हैं, तो करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन एंड करिकुलम इवालुएशन, ठीक है, दीज ऑल आर कॉल्ड करिकुलम डेवलपमेंट। फिर करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है, उसके प्रोसेस क्या है, उसको हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन करिकुलम डिज़ाइन बेसिकली है क्या, तो करिकुलम डिज़ाइन इज अ फ्रेमवर्क और प्लान ऑफ एक्शन फॉर प्रिपेयरिंग अ करिकुलम अकॉर्डिंग टू मीट्स। देयर आर बेसिक 4 एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, जो मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाए थे कि करिकुलम के जो 4 बेसिक एलिमेंट्स है वो दिए हैं मीड्स ने। वो है ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, पेडागॉजी एंड इवैल्यूएशन। पेडागॉजी को हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 जो है ये करिकुलम डिज़ाइन के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अब ये टाइप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम जब हम डिज़ाइन करते हैं तो 2 चीज़ों को हमने जहन 3 चीज़ों को हमने जहन में रखना है। एक,
फर्स्ट हमने टीचर को ध्यान में रखना है, सेकंड हमने लर्नर को, और थर्ड हमने कंटेंट को। ठीक है, याद रखिएगा करिकुलम का जो वास्ता पड़ेगा वो तीन चीजों से बहुत ज्यादा पड़ेगा। फर्स्ट टीचर, सेकंड जो होगा लर्नर होगा, थर्ड जो होगा वो स्टूडेंट, सॉरी, जो कंटेंट है वो होंगे। ठीक है, तो अभी जो हमने करिकुलम बनाना है, या तो वो टीचर सेंटर होगा, या स्टूडेंट सेंटर होगा, या सब्जेक्ट सेंटर होगा। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम का मतलब ये है कि जो टोटल फोकस होगा वो सब्जेक्ट पे होगा। टीचर सेंटर करिकुलम का मतलब यही है कि जो टोटल फोकस होगी वो टीचर पे होगी। और स्टूडेंट जो है सेंटर करिकुलम का मतलब ये है कि जो टोटल सेंटर होगा, जो करिकुलम होगा, वो स्टूडेंट के अराउंड जो है वो घूमेगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम को अगर हम देखें, तो ये पहला टाइप है हमारे पास करिकुलम डिजाइन का। नॉलेज एज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट जो होंगे वो हमारे पास आएंगे सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में। टीचर सेंटर्ड, ये टीचर सेंटर और सब्जेक्ट सेंटर दोनों ही होगा। ठीक है, क्योंकि दूसरा जो टाइप है वो है स्टूडेंट सेंटर। तो इसके मेन और ब्रॉड जो है वो टू टाइप है। एक है सब्जेक्ट सेंटर और एक है स्टूडेंट सेंटर। सब्जेक्ट सेंटर जो होगा उसमें सब्जेक्ट होगा प्लस टीचर होगा, दोनों इन्वॉल्व होंगे और सेंटर में होंगे। नॉलेज इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स। टीचर सेंटर्ड होगा, रिजिड प्लानिंग होगी। रिजिड प्लानिंग मीन कि जाहिर बात है जब स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वहां पर जो क्लासरूम्स होंगे, वहां पर जो प्लानिंग होगी वो बिल्कुल ही रिजिड होंगी, वहां पर बिल्कुल फॉर्मल रूल होंगे। ठीक है, अच्छा, स्टूडेंट आर पेसियो एंड टीचर आर एक्टिव। यहाँ पर टीचर जो होंगे वो एक्टिव होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट का ज्यादा जो कंसर्न है वो टीचर के साथ है। सब्जेक्ट क्या करेगा, टीचर पढ़ाएगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट होंगे वो पेसियो होंगे, वो जस्ट लिसनर होंगे। और जो टीचर होगा वो उसको पढ़ाएगा, वो कन्वे करेगा। ठीक है, इजी टू अप्लाई ऑन लार्ज स्केल्स। लार्ज स्केल पे इजी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बड़ा क्लास है, 100 और 100 प्लस स्टूडेंट है, और उसको एक टीचर पढ़ा रहा है, तो जो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम होगा उसको इजीली पढ़ाएगा। अगर इसके बजाय हम स्टूडेंट सेंटर करिकुलम की बात करें, तो उसमें एक्टिविटीज होंगी, तो किसी तरह हम हैंडल करेंगे इतने 40 मिनट के क्लास में। किसी तरह हम जो है अपने जितने भी स्टूडेंट होंगे उससे किस तरह एक्टिविटीज कराएंगे, वो बहुत ही मुश्किल होता है फिर। ठीक है, तो इसीलिए सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम जो है इजी टू अप्लाई ऑन लार्ज स्केल। टीचर ट्रेनिंग आर लेस एम्पिसाइज्ड। यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग इसलिए इतनी जरूरी नहीं होती कि यहाँ पर जो मतलब एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, यहाँ पर एक्टिविटीज नहीं है, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो वो टीचर का जितना भी मतलब खुद ही वो पढ़ेगा और वो स्टूडेंट को पढ़ाएगा, वो कन्वे करेगा। ठीक है, अच्छा, रूट लर्निंग एज एट्स करेक्टरिस्टिक। ठीक है, जो रूट लर्निंग है ये इसका एक करेक्टर है, क्योंकि टीचर पढ़ाएगा और स्टूडेंट जो है वो पढ़ेंगे। टीचर जो भी काम देगा वो स्टूडेंट करेंगे, क्योंकि एक्टिविटीज नहीं होगी इसमें, डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो सारी चीजें हमारे पास होगी सब्जेक्ट सेंटर। अच्छा, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम जो है इनके फर्दर तीन टाइप है। एक है सब्जेक्ट डिजाइन, एक है एकेडमिक डिसिप्लिन डिजाइन, और एक है ब्रॉड फील्ड डिजाइन। ठीक है, अच्छा, सब्जेक्ट डिजाइन का मतलब यही है कि सब्जेक्ट और सिपरेटली और इंडिपेंडेंटली। इसमें जो सब्जेक्ट होंगे ये सिपरेटली, मतलब एक हिस्ट्री का है अलग, दूसरा पाक स्टडी का है अलग, थर्ड जो है वो जियोग्राफी का है अलग। तो इसमें जो सब्जेक्ट होंगे वो अलग अलग इसकी डिजाइन होगी। एकेडमिक में क्या होगी, एज अ ग्रुप फॉर्म में। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप जिस तरह एकेडमिक होते हैं, तो एक एकेडमिक डिपार्टमेंट जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे होते हैं बीएस के, जिस तरह हम एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें स्पेसिफिकली वो जो रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं तो उसको हम एक ग्रुप में रखते हैं, और जो दूसरे रिलेटेड ग्रुप हो जो कोर्सेज होंगे उसको हम दूसरे उस पर ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, जिस तरह सोशियोलॉजी के कुछ सब्जेक्ट है तो सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट सोशियोलॉजी के करिकुलम के साथ, जो उसमें डेमोग्राफी है, जो उसमें कल्चर स्टडीज है, जो उसमें सोसाइटी है, तो उसको हम एक ही ग्रुप के अंदर रखेंगे। ठीक है, और इसी तरह फॉर एग्जाम्पल एंथ्रोपोलॉजी है तो एंथ्रोपोलॉजी में स्पेसिफिकली हम जो कल्चरल से रिलेटेड सब्जेक्ट है ज़्यादातर हम उसको जो है पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, कोई कहता है कि नेट इशू है, तो आवाज़ पहुंच रही है मेरी? जी, एनीवन? उस्मान भाई अगर आप प्रेजेंट हो। हाँ सर, हाँ सर, आवाज़ आपकी ठीक से पहुंच रही है। अच्छा, आपकी जो फर्स्ट क्लास थी, आई थिंक इट वाज ऑन द डे आफ्टर द डे बिफोर यस्टरडे, जी उसकी जी जी। रिकॉर्डिंग चाहिए सर। अच्छा अच्छा, उसकी रिकॉर्डिंग जो थी वो पिछले मतलब एक 5-10 मिनट वो मिस हो गई थी। बाद में मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन वो मैं कवर कर लूँगा, दिन में शेयर कर लूँगा। ठीक है आप लोग के साथ। ठीक है सर, और ओके। वॉइस क्लियर है आपकी।
ओके जी, ओके, थैंक यू। अच्छा, एकेडमिक डिसिप्लिन डिजाइन का मतलब ये है कि जो एकेडमिक ग्रुप फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट होंगे सेम लेवल के, सेम करेक्टरिस्टिक्स के, तो उसको हम क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, तो एक डिसिप्लिन उससे बन जाएगी, ठीक है। ब्रॉड फील्ड डिजाइन। अच्छा, ब्रॉड फील्ड डिजाइन का मतलब यही है कि जो फॉर एग्जांपल जो सब्जेक्ट डिजाइन है और जो ब्रॉड फील्ड डिजाइन है, ये दोनों एक दूसरे के थोड़े अगेंस्ट है। सब्जेक्ट डिजाइन में मैंने आप लोगों को कहा कि जो पार्क स्टडी है, जो हिस्ट्री है, इसको हम अलग अलग रखेंगे, लेकिन ब्रॉड फील्ड में हम क्या करेंगे, जो एक ही नेचर के सब्जेक्ट होंगे, एक ही नेचर के, तो उसको हम इंटीग्रेट करेंगे एक सब्जेक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास पार्क स्टडी है और इसी तरह हिस्ट्री है, तो उससे हम एक सब्जेक्ट बना लेंगे, 10 और 11 सब्जेक्ट रख लेंगे, सॉरी चैप्टर रख लेंगे, तो उसमें हम जो हाफ ऑफ चैप्टर होंगे या मतलब प्रोपोर्शन, उसमें हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसी प्रोपोर्शन बेस पे उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये है ब्रॉड फील्ड डिज़ाइन। किसी ने कहा था कि ब्रॉड फील्ड डिज़ाइन और इंटीग्रेटेड करिकुलम में क्या डिफरेंस है। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम जो होता है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है, एक ही बुक में। जिस तरह प्राइमरी स्टूडेंट के लिए हम करते हैं बस्ता लोड कम करने के लिए, कि उनके ऊपर बस्ते का लोड ना हो, तो सारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जिस तरह का भी सब्जेक्ट है, वो सारे हम एक ही जो है कोर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, तो उसको हम इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं। लेकिन ब्रॉड फील्ड डिज़ाइन में सेम नेचर के जो सब्जेक्ट होते हैं, जिस तरह पाक स्टडी और हिस्ट्री और हमारे पास कौन सा है, पाक स्टडी, हिस्ट्री और इस तरह ज्योग्राफी को भी हम इस एक ही सब्जेक्ट में, जो एक ही नेचर के सब्जेक्ट जो इसको कह सकते हैं, इसको एक ही सब्जेक्ट में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रॉड फील्ड डिजाइन, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम है, इसके फर्दर 3 टाइप है, सब्जेक्ट डिजाइन है, एक एकेडमिक डिसिप्लिन डिजाइन है, और एक जो है थर्ड वाला ब्रॉड फील्ड डिजाइन है। किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? ओके जी। अच्छा, दूसरा जो है, पहले सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम था, दूसरा जो है एक्टिविटी सेंटर करिकुलम है। यहाँ पर स्टूडेंट जो होंगे वो सेंटर होंगे, क्योंकि एक्टिविटीज है, तो एक्टिविटीज का ताल्लुक ही स्टूडेंट के साथ है। इट इज प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस एंड स्टूडेंट सेंटर करिकुलम। इट फोकसेस ऑन चाइल्ड एट कैपेबिलिटीज एंड इंटरेस्ट। चाइल्ड खुद जो कर सकता हो उसको हम कैपेबिलिटीज कहते हैं। चाइल्डहुड जो प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकता हो, ठीक है, तो ये एक्टिविटी सेंटर करिकुलम होगा। नो रिजिडिटी एंड प्लानिंग, प्लानिंग जो होगी उसमें रिजिडिटी नहीं होगी इतनी। टीचर नीड ट्रेनिंग एंड स्टूडेंट आर एक्टिव। टीचर के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है और स्टूडेंट यहाँ पर एक्टिव होते हैं। मोर सुटेबल फॉर एलिमेंट्री क्लासेस, ठीक है, एलिमेंट्री क्लास के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है। लर्निंग बाय डूइंग और प्रैक्टिकल लर्निंग, ठीक है। क्लासरूम इज नॉइजी एंड बिजी इन एक्टिविटीज, और वहाँ पर क्या होगा, क्लासरूम नॉइजी नहीं होगा, डिसिप्लिन होगा, क्योंकि वो ऑटोक्रेटिक वे है, ये डेमोक्रेटिक वे है। वो जो है बिल्कुल बॉस कल्चर है, यहाँ पर बॉस कल्चर मिसिंग है। यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है एक एक कोऑपरेटिव मॉडल है, एक कोलैबोरेटिव मॉडल है, एक जो है डिस्कशन टाइप की एक क्लास है, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेटेड करिकुलम एक और भी इसके टाइप है। अच्छा, बेसिकली जो टाइप थे डिजाइन के वो दो थे, एक था सब्जेक्ट सेंटर और दूसरा जो है एक्टिविटी सेंटर है। ये और भी कुछ टाइप्स है, इसको भी हम पढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड करिकुलम कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड शॉर्ट प्रेस्ड फॉर्म, ठीक है। डिफरेंट सब्जेक्ट आर इंटीग्रेटेड इनटू वन बुक। एक ही बुक में डिफरेंट सब्जेक्ट हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। यूज टू रिड्यूस बस्ता लोड, प्राइमरी सतह पे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग का मतलब यही है कि जो स्पेसिफिकली एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, क्रक्स जो होते हैं, जस्ट उसको उठा के हम इंक्लूड करते हैं कि ये जो बुक का जो साइज है, ये बिल्कुल ही लिमिटेड हो जाए, कम हो जाए। क्रॉस कटिंग थीम्स इंपॉर्टेंट, अच्छा क्रॉस कटिंग थीम्स क्या होते हैं, ये इसकी डिफिनेशन है। इंपॉर्टेंट कंटेंट कवर्ड अक्रॉस द सब्जेक्ट। जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होंगे हर एक सब्जेक्ट में, उनको उठा के हम उससे एक ही बुक बनाते हैं, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड करिकुलम। कोर करिकुलम क्या है? अच्छा, इस तरह होते हैं अक्सर के 6, 7, 8, 9, 10, इसमें ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि हर एक क्लास में हम पढ़ते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारी उर्दू हो गई, जिस तरह इंग्लिश हो गया, जिस तरह हमारा मैथ्स हो गया, तो ये कोर करिकुलम है, इसको हम कोरे भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी होती है किसी भी मतलब हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी होती है कि वो उसको पढ़े, ठीक है। इंक्लूड्स सेंट्रल नॉलेज which are required to achieve by all students to sustenance इन द सोसाइटी एंड फॉर सिविक स्किल्स, ठीक है। कोर सब्जेक्ट हिस्ट्री, साइंस, मैथ, अगर आप लोग मतलब अगर हम देखें
तो फर्स्ट क्लास से जब हम स्टार्ट लेते हैं तो 10 क्लास तक यही चीज़ें चलती है। और 10 के बाद भी अक्सर जब हम में वो आर्ट्स और साइंस का किस्सा आता है, फिर भी उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिस तरह उर्दू और जिस तरह इंग्लिश, तो ये कंबाइन होते हैं क्योंकि उसको हमने पढ़ना है, तो उसको हम कोर करिकुलम कहते हैं। ठीक है, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, 9 में है 10 में है, सब ने जो है उर्दू इंग्लिश ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ्स। ठीक है, मैथ्स तो इंजीनियरिंग वाले ज़्यादातर फिर पढ़ते हैं, लेकिन जो उर्दू इंग्लिश हो गया या इस्लामियात हो गया, तो ये फिर कोर करिकुलम और कोर सब्जेक्ट में आते हैं हमारे पास। ठीक है, ये है कोर करिकुलम। अच्छा, एक है हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम जो होता है वो रिटर्न में नहीं होता। ठीक है, रिटर्न में बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अक्सर अखलाकियात से ये रिलेटेड होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक टीचर है, वो 3 सांसों से पानी पी रहा है बैठ के, अभी स्टूडेंट जो है उसको महसूस कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट उनसे कुछ आदाब सीख रहे हैं, दिस इज हिडन करिकुलम। या कुछ चीज़ें जो है दीवारों पर लगी हुई है और उसी से ही स्टूडेंट जो है वो सीखते हैं, तो वो भी हिडन करिकुलम में आता है। ठीक है, द हिडन करिकुलम रिपोर्ट टू द अनप्लान्ड और अनइंटेंडेड करिकुलम बट इट प्लेज अ वाइटल रोल इन लर्निंग। इट कंसिस्ट ऑफ नॉर्म्स, वैल्यूज एंड प्रोसीजर्स। ठीक है। अच्छा, फिर है हमारे पास नल करिकुलम। नल करिकुलम का दूसरा नाम है एक्सक्लूडेड करिकुलम। नल करिकुलम और एक्सक्लूडेड करिकुलम वो है जो कि इंटेंशनली एक टीचर जो होता है वो उसको नहीं पढ़ता, इंटेंशनली उसको अवॉइड करता है। ठीक है, क्यों? मतलब टाइम की कमी की वजह से भी हो सकता है, या टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं हो सकते इसीलिए वो उनको छोड़ता है, या कुछ ऐसे रीजन होते हैं, रेसिज्म या कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो मतलब टीचर जो है उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझता और उसको स्किप करता है, तो दिस इज नल करिकुलम आर एक्सक्लूडेड करिकुलम। एंड दैट विच इज नॉट taught सम टाइम द टीचर इग्नोर्स सम कंटेंट आर स्किल। अच्छा, ये जो है ये रिटर्न में होता है लेकिन टीचर उसको पढ़ाता नहीं। डिलिबरेटली और अननोइंगली a teacher may consider some ideas unimportant and ignore it. Similarly, teacher may avoid detailed description of some topic for the one or other reason. या इस तरह होता है कि एक टॉपिक बहुत ही डिटेल में होता है तो उसके स्पेसिफिक जो क्रक्स है वो टीचर पढ़ाता है और चीज़ें जितने भी वो स्किप करता है। ठीक है, दिस इज नल करिकुलम। फिर है फंक्शनल करिकुलम। फंक्शनल करिकुलम उन लोगों के लिए होता है जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जिसके लिए होती है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी जिसकी होती है, जो कि नहीं सीख सकते, तो उसके लिए फंक्शनल करिकुलम होता है। जिस तरह पहले एक क्वेश्चन किसी ने किया कि डायग्नोस्टिक करिकुलम जो है, सॉरी, डायग्नोस्टिक जो हमारा असेसमेंट है या इवैल्यूएशन है उसको हम किस टाइम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो उसको मसला है साइट में, तो उसके लिए फंक्शनल करिकुलम फिर यूज़ होता है। ऐसे मतलब कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के जो बच्चे होते हैं उनको जो मसले होते हैं तो उनके लिए स्पेसिफिकली फंक्शनल करिकुलम, और इसको हम फंक्शनल डेवलपमेंट करिकुलम भी कहते हैं, या फंक्शनल करिकुलम या डेवलपमेंट करिकुलम। दोनों अगर पूछे जाए, फंक्शनल करिकुलम वो भी सेम है, यही है जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वालों के लिए यूज होता है, या अगर ये पूछा जाए कि डेवलपमेंटल करिकुलम, वो भी यही है। अगर ये पूछा जाए कि फंक्शनल डेवलपमेंटल करिकुलम, तो वो भी यही सेम ही है, जिसके जरिए हम जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वाले होते हैं उनके लिए हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव करिकुलम जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव का वर्ड SDG 4 2015 में जो आए थे 2013 तक कवर करने हैं, उसके कुछ टारगेट्स है, कुछ उसके जो है MDGs गोल्स है, 16 गोल्स है। और इसी गोल्स में से जो स्पेसिफिकली मेरे ख्याल में गोल 4 है, वो एजुकेशन से रिलेटेड है, जो कि बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन की। अब इंक्लूसिव क्या, इंक्लूसिव का मतलब है वन क्लास all the student without any discrimination on the basis of sex, on the basis of race, on the basis of ethnicity, on the basis of color. One class, one course, one assessment, one teacher, all the student without any discrimination, either on the basis of sex, either on the basis of disability, either on the basis of race, either on the basis of ethnicity. तो सारी चीजें एक ही क्लासरूम के अंदर जब होगी, दिस कॉल्ड inclusive curriculum. ठीक है, इज वन दैट अलाउ फॉर डाइवर्सिटी ऑफ कंटेंट। देखो डाइवर्सिटी का मतलब यूज हुआ है कि जितनी भी डाइवर्सिटी होगी वो सारी यहाँ पर कवर होगी। मटेरियल्स, आइडियाज एंड मेथड्स ऑफ असेसमेंट सारी क्या होंगी, एक ही होगी। ठीक है, अच्छा, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट करिकुलम वो होगा। इम्प्लिसिट का मतलब ये है बिल्कुल ही वाजिह, सॉरी एक्सप्लिसिट है वाजिह, इम्प्लिसिट है गैर वाजिह। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट जो होगा ये रिटन फॉर्म में होगा, बिल्कुल ही क्लियर होगा। इम्प्लिसिट जो होगा वो रिटन फॉर्म में नहीं होगा, वो इतना जो है हमारे पास क्लियर नहीं होगा। द एक्सप्लिसिट करिकुलम रिपोर्ट व्हाट स्टूडेंट शुड लर्न बेस्ड ऑन कंटेंट आउटलाइन, टेक्स्ट बुक, वर्कशीट। ये देखो ये बिल्कुल क्लियर है, मतलब आउटलाइंस है, टेक्स्ट बुक है, वर्कशीट है, बिल्कुल क्लियर है, तो इसलिए ये एक्सप्लिसिट है। विच कैन बी मच द सेम एज द सिलेबस, जिस तरह सिलेबस होता है। द इम्प्लिसिट करिकुलम ऑन द अदर हैंड
as what left unsaid and is corrupted in thinking and communication process of the teacher. ठीक है, मतलब जो टीचर कम्युनिकेट करता है, जो एक्शन करता है, उसके जरिए जो स्टूडेंट सीखते हैं वो है इम्प्लिसिट करिकुलम। अच्छा, स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट जो है ये दिया था अब ब्रूनर ने, सॉरी, जेरम ब्रूनर जो है इन्होंने ये दिया था, और इन्होंने स्केपोल्डिंग का कॉन्सेप्ट भी दिया था। स्पाइरल करिकुलम जो है ये एक ऐसा करिकुलम है जो कि कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड जो है ये डिजाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास में हमने माइनस का जो है कॉन्सेप्ट समझाना है, सेकंड में प्लस का, थर्ड में जो है मल्टीप्लिकेशन है, और इसी तरह डिवीजन का, और फिर फिफ्थ में सब का। ठीक है, स्पाइरल करिकुलम है। या स्पाइरल करिकुलम वो होगा जिसकी एक जो, फॉर एग्जांपल एक चीज हम पढ़ते हैं तो उसको हम पिछले जो स्टेजेस होते हैं उनके साथ लिंक करते हैं। द स्पाइरल मॉडल एम्फसाइज रिविजिटिंग एंड बिल्डिंग अपॉन प्रीवियसली कवर्ड टॉपिक ओवर टाइम। जिस तरह मैंने आप लोग कहा कि इसमें लिंकेजेस होते हैं, पहले जो टॉपिक्स होते हैं उनके साथ इसके लिंकेजेस होते हैं। इंटेंडेड करिकुलम, इम्प्लीमेंटेड करिकुलम एंड अचीव्ड करिकुलम हम अक्सर यूज करते हैं। इंटेंडेड करिकुलम जो है ये एक ऐसा करिकुलम है जो कि स्पेसिफिकली यूज होता है ऑब्जेक्टिव के साथ, इसका लिंक है कि मतलब अभी तक करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कि जो हमारी आउटपुट होंगी वो रिलेटेड होंगी इंटेंडेड करिकुलम के साथ। या इंटेंडेड करिकुलम जो है स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव